तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 20 मार्च को होने वाला कक्षा 12 का समाजशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर इस पेपर के उपलब्ध करवाऊंगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि समाजशास्त्र विषय के लिए इस प्रकार के हमारे द्वारा 2 सेट पेपर तैयार किए गए हैं, सेट ए है और सेट बी है। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग दोनों सेट पेपर को अच्छे से लगा लेते हो ना, तो आप लोग यकीन मानो टॉप करोगे समाजशास्त्र विषय में। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग हमारे द्वारा बताए गए इन 2 सेट पेपर को अच्छे से लगाकर जरूर जाना। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का ये कक्षा 12 का समाजशास्त्र विषय का पेपर है, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे से इसको समझ भी लेना। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, निर्देश आपको ये दिए गए समाजशास्त्र विषय के लिए, इनको आप लोग अच्छे से देख लेना और पूरा का पूरा इनको समझ लेना। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा समाजशास्त्र विषय का पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख कर जाना। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पेपर होगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर आपको इस प्रकार से लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो देखो केरल इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक कौन सा है? तो देखो शिक्षा। और कौन सी जाति अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है? तो देखो यहाँ से आपको साउ लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की दशा में विदेशी पूंजी के निवेश की देश में प्रोत्साहन देश की नीति को कहा जाता है? तो देखो उदारीकरण कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, कौन सी दशा उदारीकरण की समीपता को दर्शाती? तो देखो उद्योगों का आधुनिकीकरण इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो देखो बंधुआ मजदूरी का विरोध करना इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर और परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संयुक्त परिवार के मुखिया को कहा जाता है? तो देखो परिवार का कर्ता कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश? देखो उत्तर प्रदेश होगा। और गांव के विभिन्न बस्तियों के निर्माण का मुख्य आधार क्या? जाति। तो देखो यहाँ से आपको जाति लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सन में की गई? तो देखो 1963 में की गई। और दिहाड़ी मजदूरों को काम पर लगाने का कार्य साधारणतः द्वारा किया जाता है? तो देखो नियोजकों के द्वारा किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, बोडो और मिजो आंदोलन का संबंध भारत के क्षेत्र से? तो देखो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम? तो देखो गोपाल कृष्ण अग्रवाल इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। और उसके बाद में देखो आगे इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 ये लिखा है, यहाँ से भी आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे की आपके पेपर और इन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना, 3 में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से सही जोड़ी बनाइए। तो देखो सही जोड़ी कैसे बनानी है, इरावती कर्वे की जोड़ी मिल जाएगी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया से, समाज सुधार की जोड़ी का मिलान हो जाएगा राजा राम मोहन राय से, और सांस्कृतिक पहचान की जोड़ी का मिलान सामुदायिकता की भावना से, और कृषक ऋणग्रस्तता में वृद्धि तो हरित क्रांति से, और विनिवेश की जोड़ी सार्वजनिक उद्योग सरकारी, और गौरा देवी की जोड़ी चिपको आंदोलन से। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए आपसे। तो आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। पहला क्वेश्चन, रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को किस नाम से संबोधित किया? तो देखो कृषक समाज के नाम से संबोधित किया। अगला क्वेश्चन, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो देखो डॉक्टर श्रीनिवास ने प्रस्तुत की। और भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्षों में की गई? तो देखो 1975 से 77 में की गई। और अब अगला क्वेश्चन, भारत की संस्कृति में बहुत से महत्वपूर्ण त्यौहार किस अवसर पर मनाए जाते हैं? तो देखो धार्मिक अवसर पर मनाए जाते हैं। और जिस समाज में एक बड़ी संख्या में लोग उद्योगों द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं उसे किस तरह का समाज कहते हैं? तो देखो औद्योगिक समाज इसको कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर जो कि दिया गया है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष आरंभ की गई? तो देखो 1991 में।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो देखो 1919 में। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख ले, पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य सत्य देखने को मिलेंगे, तो आप लोग सभी के सभी यहाँ से सत्य सत्य को देख लेना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है, असत्य होगा। सामाजिक विषमता का बंद स्तरीकरण से घनिष्ठ संबंध होता है, ये भी सत्य होगा। नागरिक समाज की प्रगति गैर राजनीतिक होती है, ये भी आपका सत्य होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ये भी सत्य होगा। उदारीकरण के फलस्वरूप भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, ये भी सत्य होगा। गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम नमामि गंगे, ये भी आपका सत्य होगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 6 पूछा, जननांकी का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जननांकी का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना है, पूरा का पूरा उत्तर लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा आंसर लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 जाति को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जाति को इस प्रकार से आपको परिभाषित करना है, इसका आंसर ये दिया गया है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 जिसमें कि पूछा है पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा नागरिक समाज क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नागरिक समाज क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से याद कर लो आप सब लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन संरचनात्मक परिवर्तन का क्या अर्थ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों संरचनात्मक परिवर्तन का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना अच्छे प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन विनिवेश से क्या तात्पर्य है, प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, विनिवेश से क्या तात्पर्य, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो और अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन जो कि दे रखा है मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार से आपको लिख देनी है, पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया ये। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन संस्कृतिकरण का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों संस्कृतिकरण का क्या अर्थ है। तो देखो संस्कृतिकरण का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 भारत में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों भारत में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण ये लिखे हैं, उच्च जन्म दर, कम मृत्यु दर और प्रवसन। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 सातवीकरण तथा एकीकरण की नीति के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्रश्न नंबर 17 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा आंसर मैंने बता दिया आपको। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो और हल कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण में 3 अंतर आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा आंसर मैंने बता दिया। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ये पूरा का पूरा अंतर बता दिया मैंने आपको, अच्छे से देख लो और इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 नगरीकरण की 3 समस्याएं आपको लिखनी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नगरीकरण की 3 समस्याएं यहाँ से देख लो, पहली ये लिखी है, दूसरी ये लिखी है और तीसरी समस्या ये लिखी है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 परिवार सामाजिक संरचना की दूरी है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा आंसर बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 21वां क्वेश्चन सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता आपको बतानी है।
देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषता यहाँ से देख लो। पहली विशेषता ये लिखी है, दूसरी ये लिखी है, और इसके बाद में देखो तीसरी विशेषता ये लिखी है, चौथी ये लिखी है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन भूमि सुधार के 4 उद्देश्य लिखी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भूमि सुधार के 4 उद्देश्य यहाँ से देख लेना। पहला उद्देश्य ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, और उसके बाद में देखो तीसरा और चौथा उद्देश्य आपको दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 23वां क्वेश्चन नर्मदा आंदोलन पर टिप्पणी लिखी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नर्मदा आंदोलन पर इस प्रकार से आपको टिप्पणी लिख देनी है, पूरी की पूरी बता दिया मैंने आपको ये। तो ऐसे आप लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से बता दिया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।